मैंने पिछले क्लास में लिया था रेगुलेटर सर्किट, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर की बातें हुआ था। आपके सिलेबस में ट्रांजिस्टाइज्ड सीरीज रेगुलेटर है जो कि एमीटर फॉलोअर में स्पेशली मेंशन्ड है। इट इज़ मेंशन्ड इन योर सिलेबस। तो हम देख चुके थे एमीटर फॉलोअर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर की बातें हो गया था। अब अगला हम आज का लेक्चर है वो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के बारे में है कि कोई भी रेगुलेटर सर्किट में शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। शॉर्ट सर्किट जब एक्शन होता है तो उस पर्टिकुलर एक्शन को अवॉइड करने के लिए रेगुलेटर में क्या टेक्नोलॉजी, क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट के बारे में, इसी को ओवरलोड प्रोटेक्शन भी बोलते हैं कि ओवरलोड का जो सिचुएशंस आता है तो उससे रेगुलेटर को डैमेज होने से कैसे बचाते हैं, उसके लिए क्या सिस्टम और क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज के डेट में। तो कोई भी सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर के केस में शॉर्ट सर्किट क्यों होता है और उस शॉर्ट सर्किट के केस में उस प्रॉब्लम को अवॉइड कैसे करते हैं, उसके बारे में अपन देखेंगे आज। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है ओवरलोड प्रोटेक्शन या फिर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ऑन रेगुलेटर सर्किट। ठीक है, ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ऑन रेगुलेटर सर्किट। अभी भी रेगुलेटर की ही बातें चल रहा है कि रेगुलेटर के केस में हम शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोड का कंडीशन है उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसी के बारे में डिटेल सर्किट में से क्या टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे हम बच सकते हैं वो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर की बातें किया था, ट्रांजिस्टराइज्ड था, ट्रांजिस्टर बेस्ड था। ट्रांजिस्टराइज्ड सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर जो कि इमीटर फॉलोअर मोड में था। तो आप सबको मैंने बताया था पिछले क्लासेस में कि कोई भी रेगुलेटर सर्किट में एक हार्ट एलिमेंट होता है, एक मेन एलिमेंट होता है। मेन जो एलिमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल एलिमेंट बोलते हैं। तो किसी भी रेगुलेटर सर्किट का जो मेन एलिमेंट होता है वो कंट्रोल एलिमेंट होता है। अगर आपके रेगुलेटर का कंट्रोल एलिमेंट डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो आपका रेगुलेटर है वो रेगुलेशन का वर्क नहीं दे पाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन नहीं कर पाएंगे वो। तो अगर आपको रेगुलेटर से प्रॉपर फंक्शन अगर लेना है तो उस कंट्रोल एलिमेंट को आपको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, डैमेज होने से बचाना पड़ेगा आपको। तो रेगुलेटर सर्किट में यूज्ड कंट्रोल एलिमेंट के कनेक्शन के ही बेसिस पर रेगुलेटर दो टाइप का होता है। एक को सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं, दूसरे को शंट वोल्टेज रेगुलेटर। If the control element of regulator circuit is connected in series with the load, यदि रेगुलेटर सर्किट का कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड हो तो वह वोल्टेज रेगुलेटर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है। एंड दूसरा केस हो सकता है इफ द कंट्रोल एलिमेंट ऑफ रेगुलेटर सर्किट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड। अगर लोड के साथ अगर वो पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड है तो क्या कहलाता है, शंट वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है। तो अभी सर्किट में मैं सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर ही लूँगा और उस सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर के केस में हम प्रोटेक्शन सर्किट कैसे यूज़ करते हैं, जिसको हम ओवरलोड प्रोटेक्शन बोलते हैं या फिर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन बोलते हैं, उसी की डिस्कशन करेंगे। सर्किट थ्योरी, उसकी ऑपरेशन देखेंगे। यहाँ पर हम रेगुलेशन नहीं देखेंगे, खाली उस सर्किट को कैसे डैमेज होने से बचाते हैं उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये रेगुलेटर नहीं है, ये प्रोटेक्शन सर्किट है। खाली हम उसको डैमेज होने से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उसी का डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। ठीक है,
तो होता क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक रेगुलेटर सर्किट में मेजर जो मेन जो कंपोनेंट होता है, रेगुलेटर का हार्ट जो होता है वो कंट्रोल एलिमेंट होता है। और वो कंट्रोल एलिमेंट है अगर लोड के साथ सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड हो तो सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है, और अगर वो लोड के साथ शंट फॉर्म में कनेक्टेड हो तो वो शंट वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है। ठीक है, तो कंट्रोल एलिमेंट की कनेक्शन के बेसिस पर रेगुलेटर है उसी का दो टाइप होता है, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर एंड शंट वोल्टेज रेगुलेटर। होता क्या है कि किसी ऐसा केस आ जाता है कि कोई सर्टेन केस ऐसा आता है कि मान लिया जाए ऐसा सिचुएशन अपीयर हो गया जहां पर लोड की वैल्यू रिड्यूस हो गए, या फिर सपोज किसी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि लोड शॉर्टेड हो जाता है, या फिर ऐसा कंडीशन बोल सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर कंडीशन में लोड में फ्लो होने वाला करंट का वैल्यू सडनली क्या हो जाता है, उसकी लिमिटिंग रेंज से, उसकी रेंज से क्या होने लगता है, ज़्यादा फ्लो होने लगता है। तो जिस पर्टिकुलर कंडीशन में लोड में फ्लो होने वाला करंट उसकी लिमिटिंग रेंज से ज़्यादा फ्लो होने लगता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में लोड की करंट की वैल्यू उसकी लिमिटिंग रेंज से अगर ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो लोड में अगर ज़्यादा करंट का फ्लो हो रहा है तो सीधी सी बात है रेगुलेटर सर्किट के कंट्रोल एलिमेंट पे भी करंट की वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है, और जब भी सीरीज फॉर्म में कनेक्शन होता है ऑलवेज सर्किट में करंट की वैल्यू सेम होते हैं। तो यदि लोड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू अगर सडनली उसकी लिमिटिंग रेंज से अगर ज़्यादा फ्लो हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में सर्किट के कंट्रोल एलिमेंट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी सडनली बढ़ जाती है। तो सर्किट के कंट्रोल एलिमेंट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू सडनली बढ़ने से वो जो कंट्रोल एलिमेंट है वो क्या होता है, ओवरहीट होने से डैमेज हो सकता है, डैमेज हो जाता है। क्योंकि कंट्रोल एलिमेंट की तरह हम क्या यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर या फिर पावर ट्रांजिस्टर जैसे एक्टिव डिवाइसेस की ही हम यूज करते हैं। तो ट्रांजिस्टर या फिर पावर ट्रांजिस्टर जैसे एक्टिव डिवाइसेस ही वहां पर कंट्रोल एलिमेंट की तरह यूज होता है, जिसे हम लोड के साथ में सीरीज फॉर्म में कनेक्ट किए। तो अगर हम लोड को एक्सीडेंटली शॉर्टेड कर दें या फिर लोड की वैल्यू को अगर बहुत ही रिड्यूस कर दें, या फिर लोड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू अगर उसकी लिमिटिंग रेंज से ज़्यादा हो गए, तो लोड करंट की वैल्यू उसकी लिमिटिंग रेंज से ज़्यादा होने से क्या होता है, कंट्रोल एलिमेंट है वो ओवरहीट होने लगता है। कंट्रोल एलिमेंट ओवरहीट होने की वजह से वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उस कंट्रोल एलिमेंट को परमानेंटली डैमेज होने से प्रोटेक्ट करने के लिए जिस एक्सटर्नल सर्किट का यूज करते हैं उसी एक्सटर्नल सर्किट को बोलते हैं प्रोटेक्शन सर्किट। तो अपन आज के क्लास में इसी प्रोटेक्शन सर्किट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रोटेक्शन सर्किट के बारे में ही अपन डिस्कस करेंगे आज कि उस कंट्रोल एलिमेंट को इस ओवरलोड की कंडीशन से हम कैसे बचा के रखेंगे। तो ओवरलोड का प्रॉब्लम है वो तीन केस में होता है, तीन तरीके से ओवरलोड का हो सकता है, तीन सिचुएशन में होंगे। कैसे, अगर आपका लोड एक्सीडेंटली शॉर्टेड हो जाए, एक्सीडेंशियली शॉर्टेड हो जाएगा, शॉर्टेड हो जाए अचानक से, अगर वो शॉर्ट हो गया, लोड शॉर्ट हो गया एक कंडीशन, या फिर लोड रेजिस्टेंस अगर यूज़ किए हो, या फिर लोड की वैल्यू अचानक से रिड्यूस्ड टू लो वैल्यू, अगर अचानक से उसकी वैल्यू अगर कम हो जाए तो भी होगा,
या फिर अगर लोड में फ्लो होने वाले लोड करंट की वैल्यू अगर क्या हो जाए, लोड करंट की वैल्यू सडनली उसकी वैल्यू है वो लिमिटिंग रेंज से अगर लिमिटिंग रेंज से अगर वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, लोड करंट की वैल्यू सडनली अगर लिमिटिंग रेंज से अगर वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। 3 कंडीशन हो सकता है शॉर्ट सर्किट को क्रिएट करने के लिए। मान लिया जाए कोई ऐसा कोई एक्शन हो गया कि उस सर्किट का लोड ही शॉर्ट हो गया। दूसरी केस क्या हो सकता है कि कोई ऐसा कंडीशन आया कि अचानक से उस सर्किट की लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू अचानक से रिड्यूस्ड होकर बहुत ही लो हो गया, जीरो हो गया, बहुत कम हो गया, नहीं के बराबर हो गया। या फिर तीसरा कंडीशन की यह हो कि ऐसा कोई कंडीशन हुआ कि लोड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू उसकी लिमिटिंग रेंज से क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। तो ये 3 सिचुएशन हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर 3 कंडीशन में क्या होता है, सर्किट के कंट्रोल एलिमेंट में फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू उसकी लिमिटिंग रेंज से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तीनों एक्शन जब भी, तीनों में से कोई भी कंडीशन आए, इस तीनों में से कोई भी कंडीशन के केस में क्या होगा, सडनली फ्लोइंग करंट जो है थ्रू कंट्रोल एलिमेंट, फ्लोइंग करंट थ्रू कंट्रोल एलिमेंट, ठीक है। तो थ्रू कंट्रोल एलिमेंट, तो कंट्रोल एलिमेंट के थ्रू फ्लो होने वाला जो करंट है, फ्लोइंग करंट थ्रू कंट्रोल एलिमेंट है, वो क्या होता है, सडनली मैक्सिमम में पहुंच जाता है, ठीक है। तो सडनली क्या हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू में वो फ्लो होने लगता है, सडनली मैक्सिमम हो जाता है। तो अगर फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू सडनली मैक्सिमम हो गया, तो मैक्सिमम अमाउंट में करंट ड्रॉ होने के कारण वो जो करंट, वो कंट्रोल एलिमेंट जो है, इसके वजह से क्या होगा, कंट्रोल जो एलिमेंट है वो ओवरहीट होने लगता है। कंट्रोल जो एलिमेंट है, कंट्रोल एलिमेंट ओवरहीट होने लगेगा, ठीक है। ओवरहीट होगा, अगर उसकी लिमिटिंग रेंज से ज़्यादा करंट फ्लो हुआ तो सीधी सी बात है वो ओवरहीट होने लगेंगे, और ओवरहीट होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे, परमानेंटली, दैट विल बी परमानेंटली डैमेज्ड, ठीक है। तो परमानेंटली डैमेज्ड हो जाएगा, ये 3 कंडीशन हो जाएगा। तो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, दैट मीन्स वो जो कंट्रोल एलिमेंट है वो जैसे ही डैमेज हो जाएंगे, आपका रेगुलेटर सर्किट है वो प्रॉपर वर्क करना बंद कर देगा, ठीक है, अपना परफॉर्मेंस देना बंद कर देगा। अब अभी मैंने बताया कि कोई भी रेगुलेटर का कंट्रोल एलिमेंट उस रेगुलेटर का हार्ट होता है, उसकी हार्ट डैमेज हो गया मतलब वो पूरा कंप्लीट रेगुलेटर सर्किट ही डैमेज हो जाने। तो रेगुलेटर में उसकी प्रॉपर फंक्शन को अगर अचीव करना है तो उस कंट्रोल एलिमेंट को आपको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, डैमेज होने से बचाना पड़ेगा, ठीक है। तो रेगुलेटर सर्किट की कंट्रोल एलिमेंट को ओवर करंट से, ओवरलोड कंडीशन से डैमेज होने से बचाने के लिए जिस एक्सटर्नल सर्किट का यूज करते हैं, उस एक्सटर्नल सर्किट को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन सर्किट। क्लियर हुआ। तो परमानेंटली डैमेज होने से बचाने के लिए, टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, external circuitry is used, external circuitry is used, external circuit is used which is known as short circuit protection, short circuit or ओवरलोड प्रोटेक्शन सर्किट, ठीक है। उसी को हम शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोड प्रोटेक्शन सर्किट के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसी को शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन या फिर उसी को ओवरलोड प्रोटेक्शन सर्किट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारे इस सर्किट का मतलब बोला जाए तो इंट्रोडक्शन, ज़रूरत क्यों पड़ा, अपन को किस चीज़ को बचाने के लिए इतना खेलबाजी करना पड़ रहा है, कंट्रोल एलिमेंट। ठीक है, तो कंट्रोल एलिमेंट है वो उसके लिमिटिंग रेंज से ज़्यादा करंट का फ्लो होने से वो कंट्रोल एलिमेंट ओवरहीट होकर के क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो ओवरहीट होकर के डैमेज हो जाता है, उसको डैमेज होने से बचाने के लिए ही जिस एक्सटर्नल सर्किटरी का यूज किया जाता है उस एक्सटर्नल सर्किट को हम क्या बोलते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन सर्किट। सॉरी, आज एक ही लेक्चर लूँगा, फिर सब फेस्टिवल मनाइए, भगवान सबको सद्बुद्धि दे आप सबको। ठीक है, चलो कंट्रोल एलिमेंट बना देता हूँ। कंट्रोल एलिमेंट एक्टिव डिवाइसेस को ही कंट्रोल एलिमेंट की तरह यूज़ करते हैं। यहाँ पर ट्रांजिस्टर Q1 ले लिया हूँ। NPN ट्रांजिस्टर है, इमीटर फॉलोवर मोड में यूज़ होता है, लोड के साथ सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड होता है ये। ठीक है, ये ऐसा है। फिर इसके बाद एक और यहाँ पर बेस, ये बेस है, अच्छे से बनाइएगा आप लोग। ये आपका इमीटर और एक यहाँ पे लगेगा ऐसा, एक रजिस्टर यहाँ पे लगेगा। सबका फंक्शन बताऊंगा क्या है कैसा है, कंफ्यूज नहीं होना है आप सबको। बी केयरफुल, कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जिससे आप अनजाना रहो। ठीक है, इसको R3 ले लेता हूँ, ये R1 है, ये R2 है। यहाँ पर एक और रजिस्टर ले लेते हैं यहाँ पर, इसको R4 ले लेता हूँ। ये आपका वी इन, ये वी इन है, बड़ा सर्किट बन गया लगता है। चलो, वी, यहाँ पर अनरेगुलेटेड डीसी सिग्नल आएगा, ये अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल है। ठीक है, इस अनरेगुलेटेड इनपुट डीसी सिग्नल के कारण इसमें इनपुट करंट आई इन फ्लो होगा। यहाँ पे ट्रांजिस्टर का IE1, ये शॉर्ट सर्किट रजिस्टर है RSH, और ये आपका Q1 है, ये ट्रांजिस्टर Q2 है। सारे NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं, ट्रांजिस्टर Q3 है। ठीक है, रजिस्टर R4, यहाँ पे जो भी करंट फ्लो होगा वो IR4 कहलाएगा, इधर जो भी करंट आएगा वो IR3 कहलाएंगे। ठीक है, इधर जो करंट आएगा वो IZ। ठीक है, यहाँ पे जो भी करंट जाएगा वो IB1, इधर जो करंट जाएगा वो IC1, इधर जो जाएगा वो IE3। ठीक है, ये R हो गया। थोड़ा सा सर्किट बड़ा है, अब वर्ड नहीं आ पा रहा है वीडियो में, बट एक पोर्शन को मैं वाइस देखना, और सर्किट का फ़ोटो तो भेजूंगा आप लोगों को। लोड में फ्लो होने वाला करंट है, लोड के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होता है वो आउटपुट वोल्टेज होता है, और वो रेगुलेटेड आउटपुट डीसी होता है, रेगुलेटेड आउटपुट डीसी होता है। तो आप सबको पता ही होगा कि ये है, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, 1 मिनट।
आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलो, ये हमारा सर्किट है, ठीक है। तो ये कंप्लीट रेगुलेटर सर्किट है विथ प्रोटेक्शन सर्किट, ठीक। एक मिनट। ये है हमारा रेगुलेटर सर्किट विथ प्रोटेक्शन सर्किट। ये कंप्लीट रेगुलेटर के साथ प्रोटेक्शन सर्किट का यूज़ किया गया है। इस सर्किट में ये Q1 है, ये Q1 है, वही आपका कंट्रोल एलिमेंट है जो कि ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है। ये जो ट्रांजिस्टर Q1 है जनरली पावर ट्रांजिस्टर होता है जो कि कॉस्टली होता है और कंप्लीट रेगुलेटर सर्किट का एक हार्ट होता है। अगर ये कंट्रोल एलिमेंट अगर डैमेज हो गया तो कंप्लीट रेगुलेटर सर्किट है वो प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर Q1 एक कंट्रोल एलिमेंट है जो कि एक क्या है, रेगुलेटर सर्किट का हार्ट होता है और यही कंट्रोल एलिमेंट है वो आउटपुट वोल्टेज को एक सर्टेन डीसी वोल्टेज पर कांस्टेंट मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। यह जो सर्किट जो डिज़ाइन किया गया है बेसिकली एक इमीटर फॉलोअर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर है। कैसे पता चला? क्योंकि ये ट्रांजिस्टर Q1 जो है वो एक कंट्रोल एलिमेंट है और इस Q1 ट्रांजिस्टर को लोड के साथ में सीरीज फॉर्म में कनेक्ट किया गया है। तो जिस सर्किट का कंट्रोल एलिमेंट लोड के साथ सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड होता है उस वोल्टेज रेगुलेटर को हम सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये इमीटर फॉलोअर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर है क्योंकि इस वोल्टेज रेगुलेटर में कंट्रोल एलिमेंट जो कि ट्रांजिस्टर है जिसे हम इमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया है। क्लियर हुआ? सर्किट में यहाँ पर R1 और R2 दो रजिस्टर का यूज़ किया गया है। R1 जो R2 है बेसिकली एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है जो कि प्योर रजिस्टिव नेटवर्क है और इस रजिस्टिव नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग रजिस्टर बोलते हैं, सैम्पलिंग नेटवर्क बोलते हैं, जो आउटपुट वोल्टेज के कुछ फ्रैक्शन को सैंपल करके इनपुट के फॉर्म में देने का काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सैम्पलिंग नेटवर्क है बोल सकते हैं, फीडबैक नेटवर्क है बोल सकते हैं, जो कि एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क होता है। तो क्या है, यहाँ पर इस पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को वेरी करके हम इसकी सैंपल्ड वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पर VZ जेनर डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज है। VZ एक जेनर वोल्टेज है। अब हम जानते हैं कि जेनर डायोड है जब भी ब्रेकडाउन कंडीशन में ऑपरेट करता है वो ऑलवेज एक रेफरेंस वोल्टेज सोर्स की तरह या फिर एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह या फिर वो फिक्स्ड डीसी वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो जेनर डायोड यहाँ पर ब्रेकडाउन मोड में ऑपरेट कर रहा है जो कि एक रेफरेंस वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। Q2 जो ट्रांजिस्टर है बेसिकली एक क्या है, कंपैरेटर की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पर Q2 से जो जनरेटेड जो सिग्नल है बेसिकली ट्रांजिस्टर Q1 के कंडक्शन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ट्रांजिस्टर Q1 की कंडक्शन वेरी होने से लोड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या हो जाता है, वेरी हो जाता है, ठीक है। सर्किट में यूज्ड रजिस्टर R3 एंड R4 जो रजिस्टर है बेसिकली कंट्रोल और करंट लिमिटिंग रजिस्टर्स है। किसी सर्टेन केस में क्या होता है, इनपुट डीसी वोल्टेज सिग्नल की वैल्यू बढ़ने के कारण इनपुट डीसी करंट की वैल्यू सडनली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इनपुट डीसी करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज होने से या फिर उसकी लिमिटिंग वैल्यू से अगर ज़्यादा हो गया तो उस केस में क्या होता है, कंट्रोल एलिमेंट है वो डैमेज हो सकता है। तो कंट्रोल एलिमेंट को डैमेज होने से बचाने के लिए यहाँ पर करंट लिमिटिंग रजिस्टर का यूज़ किया गया है। R3 और R4 यहाँ पर ओवर करंट और करंट लिमिटिंग रजिस्टर है, ठीक है। इस सर्किट में यहाँ इतना पोर्शन जो है और इतना जो पोर्शन है वो कंप्लीट क्या है, रेगुलेटर है, ठीक है। बट इस सर्किट में एक दो और कंपोनेंट एक्स्ट्रा दिख रहा है, ट्रांजिस्टर Q3 एंड RSH।
RSH है वो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन रजिस्टर है, और RSH और Q3 की जो कॉम्बिनेशन है कंप्लीट एक प्रोटेक्शन सर्किट है। इतना एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट है। क्लियर हुआ? तो RSH और ट्रांजिस्टर Q3 की जो कॉम्बिनेशन बेसिकली एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट है, जिसे हम कंट्रोल एलिमेंट के साथ में क्या किए गए हैं, कनेक्ट किया है। तो कंट्रोल एलिमेंट के बेस और इमीटर के ही बीच में इस कंप्लीट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट को यूज़ किया गया है। ठीक है, तो होता क्या है कि सपोज किसी सर्टेन कंडीशन में क्या होता है, जब इस सर्किट के लोड में दैट मीन्स कंट्रोल एलिमेंट से फ्लो होने वाले करेंट की वैल्यू जब लिमिटिंग करंट से ज़्यादा होता है, तो जब लिमिटिंग करंट से ज़्यादा होता है तब का बात देखेंगे, और लिमिटिंग करंट में रहता है मतलब रेंज के अंतर्गत रहता है तब का देखेंगे। तो जब सर्किट के लोड में दैट मीन्स कंट्रोल एलिमेंट से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू लिमिटिंग रेंज में होता है, मतलब लो वैल्यू का होता है, नॉर्मल वैल्यू का होता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, RSH के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट रजिस्टर के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू बहुत ही कम होता है। तो RSH पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, उस RSH पर वोल्टेज का जो ड्रॉप होता है वो बहुत ही कम होता है, और बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण इस ट्रांजिस्टर Q3 के बेस इमीटर को बहुत ही कम अमाउंट में वोल्टेज मिल पाता है। तो Q3 के बेस और इमीटर को मिलने वाले वोल्टेज की वैल्यू बहुत कम होने के कारण ट्रांजिस्टर Q3 है वो ऑन नहीं हो पाता। ट्रांजिस्टर Q3 ऑन ना होने के कारण ये ऑफ मोड में रहता है। दैट मीन्स आपका कंप्लीट जो सर्किट है वो नॉर्मल मोड में क्या करता है, वो ऑपरेट करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब इस रेगुलेटर सर्किट के लोड में या फिर रेगुलेटर सर्किट के कंट्रोल एलिमेंट पे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू लिमिटिंग रेंज में है, लो एम्पलीट्यूड का है, दैट मीन्स इतना लार्ज वैल्यू का नहीं है कि वो कंट्रोल एलिमेंट को क्या कर सकते, डैमेज कर सकते। तो लो एम्पलीट्यूड का है तो उस पर्टिकुलर केस में RSH पर जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होंगे। बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो ये ट्रांजिस्टर है वो ऑफ रहेंगे। ट्रांजिस्टर ऑफ रहेंगे दैट मीन्स इससे होकर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा, और ट्रांजिस्टर Q1 और कंप्लीट होल जो सर्किट है नॉर्मल वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करेंगे। क्लियर हो? अब सपोज जब इस रेगुलेटर सर्किट के इस कंट्रोल एलिमेंट पे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू इसकी लिमिटिंग रेंज से इसकी नॉर्मल रेंज से क्या हो जाता है, एबव हो जाता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू इंक्रीज होंगे तो रजिस्टर RSH मतलब शॉर्ट सर्किट रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो RSH पर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, इसके क्रॉस इतना सफिशियंट वोल्टेज हो जाएंगे कि इस ट्रांजिस्टर Q3 को सफिशियंट बेस इमीटर वोल्टेज मिल जाएगा। इसके बेस इमीटर वोल्टेज है वो इस वोल्टेज के बराबर हो। तो जैसे ही ये RSH पर वोल्टेज की वैल्यू सफिशियंट हो जाएंगे ट्रांजिस्टर Q3 टर्न ऑन हो जाएगा। ट्रांजिस्टर Q3 टर्न ऑन होंगे, जैसे ही ट्रांजिस्टर Q3 टर्न ऑन होगा, Q3 के टर्न ऑन होने से Q3 कंडक्ट हो जाएंगे। कंडक्ट होने से क्या होता है, ट्रांजिस्टर Q3 है इस ट्रांजिस्टर Q1 की ओर फ्लो होने वाले करंट का मैक्सिमम अमाउंट में करंट को ये अपने ओर ड्रॉ करेगा, मतलब ये अपने ओर करंट को इधर ड्रॉ कर लेंगे। तो Q3 की ओर आने वाले करंट IC3 है, ये IC3 करंट IC3 की वैल्यू सडनली इंक्रीज हो जाएगा। फ्लो होने वाले करंट IC3 की वैल्यू अपने ओर इंक्रीज हो जाएगा। IC3 की वैल्यू इंक्रीज होने से ट्रांजिस्टर Q1 का बेस करंट IB1 है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। IB1 की वैल्यू डिक्रीज होने से ट्रांजिस्टर Q1 में फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा,
Q1 में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कम होंगे, जिससे इसके अंदर बहने वाली धारा की वैल्यू, करंट की वैल्यू इसकी लिमिटिंग रेंज में रहेगा। लिमिटिंग रेंज में करंट होने के कारण ये सर्किट, ये ट्रांजिस्टर Q1 है वो डैमेज होने से बच जाएगा। मतलब कुछ नहीं है वही चीज़ कि कुल मिलाकर ट्रांजिस्टर Q1 में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को कैसा भी करके क्या करना है, अपन को कम करना है। तो ट्रांजिस्टर में बहने वाली करंट को हम कम कब करेंगे, जब उसमें उसकी ओर आने वाले करंट को हम क्या है, कुछ अमाउंट के करंट को ड्रॉ करके दूसरे ओर ले जाएंगे। तो दूसरे ओर ले जाने के लिए यहाँ पर एक नया पाथ क्रिएट किए हैं। तो नया पाथ क्रिएट करने के लिए एक ट्रांजिस्टर और एक रजिस्टर को हम यहाँ पर यूज़ कर दिए। तो ट्रांजिस्टर और रजिस्टर की इस कॉम्बिनेशन को ही यहाँ पर प्रोटेक्शन सर्किट है। इन दोनों को अगर हटा दूंगा तो बाकी जो बचेगा वो सिंपल सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर ही है। क्लियर हुआ? तो ये है कि नॉर्मल जब कंडीशन होता है, जब ट्रांजिस्टर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू लो होती है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में इस RSH में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू लो होने के कारण RSH के अक्रॉस इतना सफिशिएंट वोल्टेज नहीं हो पाता कि इस ट्रांजिस्टर Q3 को टर्न ऑन कर सके। तो Q3 है वो ऑफ मोड में रहता है। Q3 ऑफ मोड में होने के कारण ट्रांजिस्टर Q3 से होकर कोई भी करंट का ड्रॉ नहीं होगा। दैट मीन्स इनकमिंग ऑल करंट है ट्रांजिस्टर Q1 से होकर लोड में ट्रांसफ़र हो जाता है। और Q1 से होकर लोड में ट्रांसफ़र होने वाले करंट की वैल्यू लिमिटिंग रेंज में होने के कारण कंप्लीट रेगुलेटर सर्किट है वो एक नॉर्मल वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है। जब इस रेगुलेटर सर्किट के कंट्रोल एलिमेंट पर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू इस कंट्रोल एलिमेंट के लिमिटिंग रेंज से ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में इसमें जितना करंट का फ्लो होगा वही करंट इस RSH पे फ्लो होंगे। तो RSH पे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू लार्ज होने से RSH पर वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू लार्ज हो जाता है। RSH पे वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू लार्ज होने इतना सफिशिएंट हो जाता है कि RSH के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज है वो ट्रांजिस्टर Q3 को क्या कर देता है, फॉरवर्ड बायस्ड कर देता है। Q3 का फॉरवर्ड बायस्ड होने के कारण ट्रांजिस्टर Q3 है वो टर्न ऑन हो जाता है। Q3 टर्न ऑन होने से क्या हो जाता है, Q3 से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू बढ़ जाता है। तो Q3 जैसे ही टर्न ऑन होगा ये Q3 अपने अंदर मैक्सिमम अमाउंट के करंट को कलेक्टर करंट के फॉर्म में क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। इधर की ओर फ्लो हो जाएगा, ट्रांजिस्टर की इधर जाने वाले करंट ऐसे जाएगा तो उसका एक नया रास्ता और मिल जाएगा, ये वाला रास्ता। तो मैक्सिमम अमाउंट में करंट को इधर इस लो रजिस्टिव पाथ की ओर ड्रॉ करेगा। तो IC3 की ओर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू बढ़ेगा तो IB1 की वैल्यू कम। IB1 की वैल्यू कम होने से ट्रांजिस्टर Q1 को मिलने वाला कंडक्शन करंट कम। कंडक्शन करंट कम होने से ट्रांजिस्टर Q1 कम कंडक्ट करेगा। कम कंडक्ट करने से ट्रांजिस्टर Q1 से होकर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कम होंगे। फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कम होने के कारण ट्रांजिस्टर है ओवरहीट नहीं होगा। ओवरहीट ना होने के कारण वो डैमेज होने से बच जाएगा। तो जिस समय ज़्यादा करंट फ्लो होगा उस समय ये रोल प्ले करेगा, और जिस समय नॉर्मल करंट फ्लो होंगे ये अपना नॉर्मल ऑपरेशन मोड में वर्क करेगा। बाकी तो एलिमेंट सेम है, ये पूरा कंप्लीट रेगुलेटर है और ये सिर्फ इतना पोर्शन ही प्रोटेक्शन सर्किट है। RSH और Q3 का कॉम्बिनेशन ही एक प्रोटेक्शन सर्किट बनाता है जो कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। एक कंप्लीट सर्किट है, ऐसा सर्किट है जो अनरेगुलेटेड इनपुट DC सिग्नल को रेगुलेटेड आउटपुट DC में कन्वर्ट करे। तो ये रेगुलेटेड आउटपुट DC RL के क्रॉस और इसके क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज है। और रेगुलेटर ये जेनर डायोड है, रिवर्स ब्रेकडाउन मोड में ऑपरेट कर रहा है। जब भी जेनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन मोड में ऑपरेट करता है ऑलवेज एक रेफरेंस वोल्टेज सोर्स की तरह या फिर एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है। ये आपका कंट्रोल एलिमेंट है जो कि कंप्लीट रेगुलेटर सर्किट का वोल्टेज रेगुलेशन करता है, जो कि हार्ट है, अपनी कंडक्शन को वेरी करके लोड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को वेरी करता है।
RSH और Q3 की कॉम्बिनेशन ही शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट है और इसी के कॉम्बिनेशन को एक्सटर्नली यूज़ किया गया है। रिमेनिंग जो एलिमेंट है वो एक नॉर्मल ट्रांजिस्टराइज्ड सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर है। R3 और R4 जो यूज़ हुआ है एक्चुअली किसी कंडीशन में अगर इनपुट वोल्टेज की वैल्यू लार्ज होने से इनपुट करंट की वैल्यू सडन बढ़ जाती है, तो इनपुट करंट की वैल्यू सडनली लार्ज बढ़ने से ट्रांजिस्टर Q1 में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू उसकी लिमिटिंग रेंज में से ज़्यादा ना हो करके उसकी करंट की वैल्यू को कम करने के लिए लिमिटिंग करंट के रेजिस्टेंस के रूप में R3 एंड R4 का यूज़ किया गया। R1 R2 का कॉम्बिनेशन है, एक वोल्टेज डिवाइडर है, रेजिस्टेंस है, नेटवर्क है जो कि एक सैम्पलिंग नेटवर्क की तरह काम करेगा और इस रजिस्टर R2 के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा ये वोल्टेज ट्रांजिस्टर Q2 के लिए सैम्पल्ड सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये रहा क्यों ज़रूरत पड़ा सर्किट का डिस्क्रिप्शन और वो कैसे इसकी वोल्टेज को रेगुलेशन करेंगे और कैसे डैमेज होने से बचाने के लिए है। ठीक है, तो अपने ऑन वर्ड्स में वीडियो को सुन करके लेक्चर को सुन करके नोट्स बनाइएगा। ठीक है, ये है आपका कंप्लीट। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो। एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार। अगर वॉइस को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहे तो लेक्चर समझने के बाद एक बार कोई भी बुक स्टडी कर लो। थैंक यू।